तो अपन बात करते हैं जो मैनेजमेंट का नेक्स्ट काम होता है। सबसे पहले अपन ने मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा पढ़ा था? प्लानिंग। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजिंग। फिर बात आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी स्टाफ है, जिनको भी आप एचआर मतलब मैनेजर रिक्रूट करता है, तो आपको मैन पावर की कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की क्या है कंपनी में रिक्वायरमेंट है, उनको देखना, उनकी गणना करना, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना, भर्ती करवाना। आप पहले तो क्या देखोगे कि आपको मैन पावर कितने लोगों की ज़रूरत है वो देखी जाएगी। मान लो आपको कंपनी में 10 लोगों की ज़रूरत है, फिर आप उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करोगे कि भाई आपको न्यूज़पेपर में ऐड दे के लेना है, या फिर अपने जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बताना। मतलब इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज, दो तरीक़ों से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो दोनों में से आप कोई भी एक सोर्सेज या आप भर्ती करवा सकते हो, ठीक है, लोगों को ले सकते हो। उसके बाद में उनका चयन। अब मान लो आपको उनसे टेक्निकल काम करवाना है या फिर फिजिकल काम करवाना है, तो उसके हिसाब से आप उनकी पूरा स्क्रूटनी वगैरह करते हो, ठीक है। उसके लिए आप मान लो एग्ज़ाम करवाते हो, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, फिर उसके बाद में फिज़िकली मान लो दौड़ भाग है आपकी, और उसके बाद में आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह लेना हो गया, वो आप लेके उसका क्या करते हो? चयन करते हो, सिलेक्शन करते हो। फिर अपन उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको उसका काम सिखाया जाता है क्या काम करना है, ठीक है। चाहे पुलिस में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे आप ट्रेनिंग भी दो प्रकार की होती है, एक तो टेक्निकल और एक उसके डेवलपमेंट के लिए। टेक्निकल में क्या हो कि आपको उस चीज़ उस कोर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। और डेवलपमेंट क्या होता है कि टॉप लेवल के जो भी कर्मचारी हैं उनको उनके लिए डेवलपमेंट या विकास की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस अप्राइजल में क्या होता है कि उसका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब साल भर बाद में उसके काम के आधार पे, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्राइजल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे 360 डिग्री अप्राइजल हो गया। 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है कि जो भी ये नाम कर्मचारी काम कर रहा है, तो उसके पैरेलल में उसके साथ में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, और उसके हायर लेवल अथॉरिटी है उनसे भी पूछा जाएगा। वो क्या होता है? 360 डिग्री अप्रेजल हो गया। उसके आधार पर उसका प्रमोशन वगैरह करना दिया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है। फिर ट्रेनिंग के भी काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, वो अपन कभी नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। फिर बात आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों से, अब लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपने सबको अपना अपना काम बांट दिया। अब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किससे पूछते हैं? अपने बॉस से पूछेंगे, अपने जो भी हायर अथॉरिटी है उससे पूछते हैं कि भाई हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो उनको अच्छे से सुपरवाइज करना, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, मोटिवेशन देना और कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर किस में आ जाते हैं? डायरेक्शन में। कौन कौन से? उनको सुपरवाइज करना, उनको काम बताना कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उनको लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, ये भी किस में आता है? डायरेक्शन में। और जो भी कर्मचारी आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहना। मोटिवेशन भी किसका काम है? डायरेक्शन का। उसके अलावा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि दो लोगों
के आपस में जैसे कि मान लो सबऑर्डिनेट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किससे, हायर अथॉरिटी पूछता है, और हायर अथॉरिटी डायरेक्शन किसको देता है, सबऑर्डिनेट को, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के अलग अलग फैक्टर हो गए, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेट करना, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप। अब उसकी क्या क्या स्टाइल है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीडरशिप क्या होती है, नेतृत्व। लीडरशिप का मीनिंग ये होता है कि एक कोई भी व्यक्ति, उसको मान लो कोई भी काम करवाना है किसी लोगों से, और वो भी बिना किसी दबाव के, तो वो कौन करवा सकता है, एक लीडर करवा सकता है। मतलब जो भी उसके साथ में लीडर जो भी होगा लीडर, तो लीडर के साथ में उसके क्या होंगे, फॉलोअर। कौन होंगे, फॉलोअर, जो अनुयायी है, वो होने उसमें क्या है, ज़रूरी है। वो किसी लीडर आपके पद से नहीं होता है, वो शक्ति से हो सकता है। ठीक है, तो लीडर अपने अनुयायियों से, उनकी इच्छा से जो भी काम करवाता है वो क्या होता है, नेतृत्व। उसमें लीडरशिप की 3 स्टाइल हो जाती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजेज पे। ऑटोक्रेटिक बोलते हैं अपन तानाशाही। तानाशाही में जैसे उत्तरी कोरिया का मान ले, या फिर कोई भी किंगडम था, राजा थे, तो वो जो भी आदेश देते थे, तो उनके जो भी आदेश थे उनका पालन उनकी प्रजा को करना पड़ता था। तो वो क्या था, ऑटोक्रेटिक शासन, ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप। इसमें एक ये फ़ायदा होता है ऑटोक्रेटिक, आज के जैसे मैनेजमेंट में देखा जाए तो जो भी टॉप लीडर, मान लो लीडर है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी नहीं पूछता है, जो भी है अपने मन से करता है कि भाई आपने को ये काम करना है, उनको ऑर्डर दे दिया, आपको इतने टाइम में ये काम पूरा करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक। उसमें अपने सबऑर्डिनेट की कोई बात नहीं सुनता है। फिर आते हैं अपन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि अपने जो भी साथ में उसके सबऑर्डिनेट है, तो उनसे पहले क्या करता है, राय लेता है, सबऑर्डिनेट से, अधीनस्थों से। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके कोई सुझाव है जो अच्छे लग रहे हैं, तो उनको भी वापस उसमें एप्लीकेबल करता है और फिर डिसीजन लेता है। तो वो किस में आता है, डेमोक्रेटिक में। ठीक है, लोकतांत्रिक। जैसे अभी इंडिया की जो भी राज व्यवस्था है, तो वो अभी क्या है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, जिसमें आप एमपी हो गए, एमएलए हो गए, तो उनको कौन वोट देता है, कौन बनाता है, जनता, डायरेक्टली। तो इसमें डायरेक्टली जनता की क्या होगी, भागीदारी होगी, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। फिर अपन आते हैं लेजेज फेयर। लेजेज फेयर का मतलब ये है कि जो आपके सबऑर्डिनेट है उनको आपने काम बता दिया कि भाई हमें ये एबीसी कंपनी का मान लो विजन है, टर्नओवर है जो 5 करोड़ तक लेके जाना है। अब 5 करोड़ टर्नओवर के लिए आपने जो भी सबऑर्डिनेट को काम दे दिया, अब फिर आप नहीं पूछते हो कि बात बात पे कि अभी कितना टर्नओवर हुआ है, आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करते हो, आप बार बार डायरेक्शन नहीं देते हो, आपने तो एक टारगेट दे दिया ये करना है। अब सबऑर्डिनेट अपने हिसाब से करते हैं, उनको कैसे अचीव करना है, कैसे कंप्लीट करना है, सब सबऑर्डिनेट पे छोड़ देना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेजेज फेयर स्टाइल। ठीक है, अब ये गुण के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी का मतलब ये है कि जो भी नेता होते हैं ना, वो अपने गुणों के आधार पे बनते हैं। गुण मतलब उनके ट्रेड्स। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी,
उनके लीडरशिप के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके आधार पे उनको नेता बनाया गया था। तो अपन पहले की जो थ्योरी थी वो ये मानती थी कि नेता जो भी होते हैं जन्मजात, उनमें ऐसे गुण होते हैं, उनके आधार पे वो नेता बनते हैं। जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेता बनने के जो ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, वो डेवलप भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी है, मोदी जी है, तो उनमें ऐसे कुछ गुण हैं, उनके आधार पे लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी में ये है कि एक नेता लोगों से कैसे इंटरेक्शन करता है, उनसे कैसे बातचीत करता है, उनसे कैसे काम करवाता है, लोगों की जो ह्यूमन स्किल है ना, व्यवहारात्मक स्किल, लोगों को कैसे हैंडल करना होगा, तो वो किस में आ जाएगी, दूसरी थ्योरी में, बिहेवियरल थ्योरी। फिर आती है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम, परिस्थिति के हिसाब से काम देखना, काम करवाना, तो वो किस में आ जाएगी, सिचुएशनल थ्योरी में। ठीक है, तो पहला हो गया ट्रेड थ्योरी में गुणों के आधार पर नेता होता है, दूसरे में बिहेवियर, वो लोगों से कैसे व्यवहार करता है, कैसे हैंडलिंग करता है, तो वो आता है, और तीसरा आता है सिचुएशन के, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम करवाना, ये तीसरी थ्योरी। फिर अपन बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होता है? आपने कभी मोटिवेशन के वीडियोस भी देखे होंगे किसी के। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए आप खुद की इच्छा से प्रेरित हो, पुश हो, मतलब प्रेरित होना खुद के मन से, वो क्या होता है, मोटिवेशन। जैसे कि अभिप्रेरणा, अभी मतलब स्वयं, और प्रेरणा मतलब प्रेरित होना। अब ये दो वर्ड से मिलके क्या बनता है, मोटिवेशन। अभी का मतलब स्वयं हो गया, और प्रेरणा का मतलब प्रेरित होना, मतलब खुद से कोई भी काम करने के लिए प्रेरित होना क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। ठीक है, उसमें अलग अलग जैसे थ्योरीज दी है बिजनेस में। मैस्लो की थ्योरी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो ने दी थी। उन्होंने बताया था कि मोटिवेट होने के लिए आदमी के पास में एक हायरार्की में 5 आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले उनकी जो नीड होती है वो क्या होती है, शारीरिक आवश्यकता, जिसमें क्या होता है उसका भोजन, नींद। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जब तक मान लो किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि आज मुझे क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। तो सबसे पहले नीड, जब भोजन की मान लो उसकी संतुष्ट हो जाती है, तब वो अपनी दूसरी नीड की तरफ चलता है। वो क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता में ये आता है कि आज तो मुझे मान लो भोजन मिल गया, बट कल कैसे मिलेगा। तो फिर वो दूसरी आवश्यकता के लिए प्रयास करता है, वो है सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें क्या हो गया, उसका आजीवन रोजगार हो गया, या फिर वो पेंशन वगैरह भी करवाता है कि भाई मेरे को लाइफ टाइम ये चीज़ें मिलती रहे, उनके लिए वो प्रयास रहता है। वो है उसकी दूसरी आवश्यकता, सुरक्षा की। फिर उसकी तीसरी आवश्यकता होगी तीसरी आवश्यकता कौन सी होगी उनकी, सामाजिक। अब मान लो उसको टाइम टू टाइम भोजन मिल रहा है, वो अच्छे से नींद, अच्छा घर है उसके पास में, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, ठीक है, सब कुछ है उसके पास में, अच्छा रोज़गार भी है, तो फिर वो किस आवश्यकता की तरफ बढ़ता है,
सामाजिक आवश्यकता, जिसमें क्या होता है कि लोगों से, रिश्तेदार हो गए, सामाजिक समूह हो गए, दोस्त हो गए, उनसे मिलना जुलना शुरू करता है, वो उसमें उस आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। ऐसे क्रम में चलती है आवश्यकता। फिर आती है एस्टीम। एस्टीम में क्या होता है कि जो भी काम कर रहा है तो वो खुद को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं ये काम सही कर रहा हूँ, और दूसरे लोग भी उसकी क्या करें, रेस्पेक्ट करें, तो वो एस्टीम में आ जाएगा। जिस भी आप समूह में जा रहे हो, मान लो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप अच्छे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसमैन हो, तो लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करें, एस्टीम, तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ नीड में। और फिर जो नीड आती है वो आत्मविकास। आत्मविकास में ये होता है कि आत्मविकास की जो आवश्यकता होती है, इसमें होता है कि व्यक्ति में जो भी कर सकता है, पोटेंशियल है, जैसे कि कोई मान लो अच्छा संगीत, अच्छा सिंगिंग कर सकता है, तो वो अच्छा सिंगर बनने के लिए प्रयासरत हो, ठीक है, गाने गा सकता है वो। या अच्छा कोई मान लो पेंटर हो, अच्छी पेंटिंग कर सकता हो, तो अच्छा पेंटर बन सकता है। तो मतलब जो भी पोटेंशियल है खुद में, वो पूरा कर पाए, तो वो क्या होता है, आत्मविकास की आवश्यकता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी क्या है। तो हर्ज़बर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है, उसमें दो तरीके के घटक आते हैं। पहले आता है हाइजीन फैक्टर, आरोग्य घटक, और दूसरा आता है मोटिवेटर या अभिप्रेरक घटक। हाइजीन फैक्टर में क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी मान लो काम कर रहा है, तो वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो वो किसके लिए काम करता है, वेतन वगैरह के लिए हो गया, या फिर उसको काम की कार्य की भी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा, सेफ्टी वगैरह। जैसे वुमेन कहीं भी काम करे तो उसको वुमेन सेफ्टी वगैरह के लिए उनके जो भी हजार्ड्स जगह वगैरह नहीं हो, तो ये हाइजीन फैक्टर जो भी होते हैं वो क्या है कि उसको काम पे बने रहने के लिए ज़रूरी है। जबकि जो मोटिवेटर फैक्टर होते हैं अभी प्रेरक के, वो क्या करते हैं, काम को ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें आप उसका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उसको मान लो प्रमोशन या इनाम दिया जा रहा है, पारितोषिक, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा, मोटिवेटर फैक्ट में आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मैकग्रेगर की XY थ्योरी। तो जो एक्स टाइप का व्यक्ति होता है ना, वो क्या होता है, मैकग्रेगर ने बोला कि थोड़ा आलसी टाइप का होता है। जो कोई भी काम देते हैं तो बोलते हैं सर ये तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, या तो थोड़ा बहुत डरा धमका कर या पारितोषिक वगैरह देके उसको कि भाई अगर काम नहीं करेगा तेरे को निकाल दिया जाएगा, तेरी जगह कोई दूसरा आएगा। तो एक्स टाइप के व्यक्ति होते हैं थोड़े कामचोर या आलसी टाइप के मान सकते हैं। और दूसरा होता है वाई टाइप का व्यक्ति, जो कि खुद इनिशिएटिव लेता है कोई भी काम करने के लिए। एक्स टाइप का व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा नेगेटिव टाइप का, नेगेटिव सोचता है हर टाइम कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा। और वाई टाइप का क्या होता है, पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या आएगा कि जो वित्तीय रूप से आपको प्रेरित करने वाले घटक हो गए किसी भी कर्मचारी को, तो वो क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जिसमें उसका वेतन हो गया, उसकी सैलरी होगी, पीएफ हो गया, ये सारी फाइनेंशियल में आएगा। और नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा कि जैसे मान लो आपका टूर पैकेज दे दिया, या आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए वहाँ फैक्ट्री या कंपनी में या आप उनके लिए स्कूल्स वगैरह खोले गए, तो वो सब किस में आएंगे, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये मीनिंग होता है कि आप जैसे अगले व्यक्ति से बात कर रहे हो, अब उसको उसी वे में समझ में आ रही है, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब मान लो उसमें क्या होता है, प्रोसेस बता देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में,
एक सेंडर होता है जो कि अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहता है, तो वो उसको क्या करता है, एनकोड। एनकोड का मतलब ये हो गया कि अपनी लिपि में उसको ट्रांसलेट कर दिया कि वो ऑनलाइन बता रहा है, ऑफलाइन बता रहा है, या फिर मेल कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर मैसेज हो गया, फिर वो अगले व्यक्ति को भेजेगा किसी भी सोर्सेज से, वो उसको क्या करेगा, डीकोड। ये कौन होगा, रिसीवर। इसके बीच में मान लो कुछ बैरियर्स वगैरह, ये सॉरी ये क्या देगा वापस, फीडबैक। तो ये कम्युनिकेशन का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले सेंडर आ गया, जो भी मैसेज मान लो आप अपनी बात है वो दूसरे व्यक्ति को कहना चाहते हो, तो वो आप कैसे कहते हो, लिख के बोल रहे हो, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हो, आप टेलीफोनिक कॉल कर रहे हो, आप मेल कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आप मैसेज भेज रहे हो, फिर वो अगला व्यक्ति उस बात को कैसे समझता है और वापस क्या फीडबैक देता है। तो ये पूरा प्रोसेस किसका होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, उसमें अब दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। फॉर्मल मतलब किसी भी औपचारिक संगठन में, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की, मतलब आपका जो भी बॉस है वो आपको ऑर्डर दे रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हो, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपने दोस्त के साथ में ऐसे ही बात कर रहे हो, आपने फ्रेंड सर्किल के साथ, मान लो अपने बीकॉम वाले दोस्त हैं तो उनके साथ हम आप बातचीत कर रहे हो कि बीकॉम के बाद में तू क्या कर रहा है, मैं ये क्या कर रहा है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बात करना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर में क्या होता है, कम्युनिकेशन में आप किसी को कोई संदेश भेज रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, बीच में मान लो नॉइस वगैरह, शोर ज़्यादा आ रहा है, शोर बढ़ेगा, तो ये आपके क्या करेगा, कम्युनिकेशन को बाधित करेगा, अगले वाले को बात समझ में नहीं आएगी। उसके अलावा मान लो आप बॉडी लैंग्वेज में कोई बात बता रहे हो, अगले वाले को वो समझ में ही नहीं आई, ठीक है, उसने अलग वे में समझ लिया, तो ये सारी चीज़ें बैरियर्स में होती है कम्युनिकेशन में। जैसे मान लो आपने ये लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज लिख दी, आपने ये लैंग्वेज लिख दी, अब आगे वालों की समझ में नहीं आ रही है लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, नॉइस बैरियर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगले वाले को मैसेज समझ में आने चाहिए, उसको कम्युनिकेशन को उसी वे में अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें वो क्या हो जाएगा, बैरियर है। ठीक है, उसके अलावा मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग आप टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आपने जो भी मान लो अपने स्टैंडर्ड तय कर दिए कि अपने को 1 करोड़ टर्नओवर बनाना है, और एक्चुअल में हुआ कितना, 60 लाख की 2025-26 में एक्चुअल में 60 लाख की आपने टर्नओवर हो पाया है। तो आपका स्टैंडर्ड क्या था, 1 करोड़ था, और एक्चुअल में 60 लाख की हुआ है, तो वो आपकी कहाँ कमियाँ रह गई, उसमें वापस सुधार करना क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग में आएगा। ठीक है, उसके बाद में बजटरी कंट्रोल में ये होता है कि आपका जो भी आय और व्यय का ब्यौरा पहले से बना देते हो कि हमारे पास में इतना खर्च होगा और इतनी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, उसका पूरा का पूरा बजट तैयार करना किस में आएगा, बजटरी कंट्रोल। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, कभी डिफरेंस भी पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, और कभी बड़ा भी आ सकता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो बॉस होता है ना, वो किसी को काम सौंप देता है, तो वो डेली दिन प्रतिदिन के काम में फिर ऐसे नहीं पूछता कि आज क्या किया, आज क्या किया, हो मतलब हर काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। उसको जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है या एक्सेप्शन के रूप में कि ठीक है, मतलब महीने भर में एक आध बार स्क्रूटनी कर दी, ऐसे ही चला गया,
तो वो कर सकता है। बाकी डेली दिन प्रतिदिन के काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता, वो क्या होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब सबऑर्डिनेट भी भरोसा रखता है, हाँ जो भी काम दिया है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। फिर हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है ये आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि आपने 12th में पढ़े होंगे। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब सबको अलग अलग काम बांट देना हो गया। उसके अलावा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना सबको अपनी अपनी। फिर डिसिप्लिन, जो भी काम हो रहा है वो किस में हो, डिसिप्लिन में हो, हेनरी फ्योल ने बोला था। ठीक है। उसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति से क्या मिले, आपको कमांड मिले। और डायरेक्शन में ये है कि एक टाइम में एक ही निर्देश मिले। ऐसे नहीं हो कि आपको 3 व्यक्ति अलग अलग निर्देश, कमांड में निर्देश अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकता, मतलब आपका एक टाइम में एक ही बॉस हो। सबके निर्देश में ये होता है कि आपको एक टाइम में एक ही निर्देश मिले। ऐसा नहीं हो कि उसने बोलिए ये भी करो वो भी करो और वो भी करो, 3 काम अलग अलग दे दिए, तो आप एक टाइम में तो एक ही काम कर पाओगे, तो अलग अलग निर्देश नहीं मिलने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबका अपना इंटरेस्ट और टीम वर्क के रूप में काम करें। ठीक है। टीम वर्क होना क्या है, ज़रूरी। उसके अलावा रेमुनरेशन उचित पारिश्रमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी कर्मचारी काम कर रहा है वो काम तो आपके यहाँ कर रहा है और वो दूसरी जॉब भी ढूंढ रहा है, यार यहाँ पे रेमुनरेशन कम है, मेरा तो खर्चा ही नहीं निकल रहा है, ऐसा भी नहीं हो। फिर सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो भी काम हो रहे हैं वो सेंट्रलाइजेशन हो, कमांड वगैरह जो भी मिले। उसके अलावा स्केलर चेन का मतलब ये है कि एक हायरार्की में लोग काम करें। ठीक है। जैसे उसके बाद में BCD। ठीक है। उसके बाद में होता है ऑर्डर, जो भी आदेश निर्देश देने होंगे उनकी पालना हो। इक्विटी, मतलब सभी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी इक्वल हो। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा, उसमें जॉब जाने का उनको कर्मचारी को व्यय भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनके अलावा इनिशिएटिव भी लेने चाहिए। और एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है कि समूह भावना विकसित हो। ऐसा नहीं कि सब अपना इंडिविजुअल अपना अपना काम देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो। तो ये 14 प्रिंसिपल है, एक बार देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, FW टेलर ने, UGC नेट में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, इनके बुक्स भी पूछते हैं कभी कभार। ठीक है। तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने बताया था 5 प्रिंसिपल दिए थे, रूल बताए थे। पहला कौन सा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये बताया था कि आपको अंगूठे साफ नियम की जगह वैज्ञानिक पद्धति का आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराना डर रहा है अभी भी यूज़ करके आ रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। दूसरा है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि आप किसी के साथ में भी ऐसे झगड़ालू प्रवृत्ति के टाइप में नहीं हो, मतलब सबके साथ में समूह भावना में काम होना चाहिए। उसके अलावा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, सब अपना अपना काम नहीं करे, ग्रुप में कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करें। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, मतलब उनकी जो आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह, उनका भी विकास होता रहे। उसके अलावा 2 स्टडी दी थी, एक तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। ठीक है। और उसके अलावा फंक्शनल फॉर्मेनशिप ने उन्होंने 8 भागों में बांटा था, 4 अलग भाग बांटे थे उन्होंने और 4 अलग 8 भागों में फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये भी सिद्धांत किसने दिया था, FW टेलर ने। फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ये दी थी ऑथर ने। उसमें उन्होंने ये बताया था 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। ग्रुप में क्या है कि काम दे दिया लोगों को एक बंद कमरे में कि आपको ये काम करना है। ठीक है। फिर वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं या नहीं करते, तो वो सारी उन पे स्टडी की थी। उसमें उन्होंने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, मतलब जो भी आपने काम दे दिया तो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं तो एक दूसरे की वो भी लोग हेल्प करते हैं, उससे भी काम की एफिशिएंसी में फ़र्क आता है और काम तेज़ी से होता है। उसके अलावा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो गया, एक एम्प्लॉय का आप उनसे राय लेते हो, इंटरव्यू लेते हो, भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो उनसे भी उनका विश्वास बढ़ता है कि हाँ हमारे जो बॉस है वो हमारी भी
राय ले रहे हैं, तो उनसे भी उनको मोटिवेट होते हैं काम करने के। उसके अलावा सोशल फैक्टर्स इन प्रोडक्टिविटी, कि अपन देखते हैं कि खाली साइंटिफिक या लोग पैसों के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो साथ में उनका सोशली मान लो कैसा व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ में, वो सब चीज़ें इसमें प्रोडक्टिविटी में प्रभाव डालती है। ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ऑथर मेयो ने बताया था। ठीक है, ये थ्योरीज में आपको याद रखना, यूजिस नेट में भी आ सकते हैं और बीकॉम में भी आते रहते हैं ये। फिर अपन बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज में आती है सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी, बिहेवियर, क्वांटिटेटिव एंड एमबीओ सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, पीटर एफ डरकर। ठीक है, फिर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो मुख्य रूप से क्या होता है कि दो थ्योरीज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या है, वाइड है, पूरे मान लो बिजनेस का ही क्या करना पड़ता है आपको, एडमिनिस्ट्रेट। उसमें टॉप लेवल पे कौन होता है, मैनेजमेंट, जो कि सारे डिसीजंस वगैरह विजन वगैरह तय कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू।